जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन कैसे बन सकते हैं, इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने इस चैनल के पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। फिलिस्तीन इजराइल जंग पर नजर रख रहे जानकारों के मुताबिक इजरायली खेमे में भगदड़ मची हुई है। वजह है हमास और हिजबुल्लाह का लगातार रेजिस्टेंस और गजा में मौजूद इजरायली बंधक। नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के चलते जमीनी कार्रवाई करना चाहते हैं, पर इजरायली फौज गजा में घुसने से कतरा रही है, क्योंकि उसके ही लोग ज्यादा मारे जाएंगे। साथ ही साथ इजरायली फौज का बड़ा हिस्सा नेतन्याहू से उसकी तानाशाही रवैये के चलते काफी नाराज है। वहीं खबरों के मुताबिक गजा में घुसकर हमास पर कार्रवाई करने की इजरायली फौज की पहली कोशिश फेल हो गई है। साथ ही उसका एक फौजी भी मारा गया है और 3 जख्मी हुए हैं। इसके बीच खबर यह भी है कि फिलिस्तीन में अब तक अनऑथराइज तौर पर बसाई गई 279 यहूदी बस्तियों में से 28 पूरी तरह से खाली हो चुकी हैं। लेबनान सरहद के नजदीक कम से कम 8 कस्बे, गांव भूतिया खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। अश्कलोन जैसे शहरों में बाशिंदे रहने को तैयार नहीं हैं। मोदी सरकार ने फिलिस्तीन को मदद भेजी है। अब सरकार को चाहिए कि मुल्क में जो इजराइल के साथ खड़े खड़े थक गए हैं, उन्हें इन खाली हुई यहूदी बस्तियों में भेज देना चाहिए। इससे काफी फायदा होगा। जैसे भारत पर से आबादी का दबाव कुछ कम हो जाएगा और वो लोग बेहतर जिंदगी भी जी सकेंगे। वहीं यहूदी और मुसलमानों के बीच एक बफर तैयार हो जाएगा, जिससे ग्लोबल पीस में इजाफा होगा और मिलिट्री हुकूमत बुलडोजर राज में जिंदगी भर रहने की इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। खैर दोस्तों, कुछ जानकारों का मानना है कि इजराइल जंग हार रहा है। हमास साउथ से हमला कर रहा है, तो हिजबुल्लाह नॉर्थ से हमला कर रहा है। इजरायली लोगों ने एसडी रोड, एशकेलोन, बेशरबा और नेगेव को खाली कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा था कि वो गजा को टेंट सिटी में बदल देंगे, लेकिन 1948 के बाद पहली बार इजरायली तंबू में रह रहे हैं। वहीं हमास ने फ्राइडे को देर शाम 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा कर दिया है। उससे अमन की रोशनी मिलने लगी है। मगर इजिप्ट के कायरो में हुई पीस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं रहा। इस अहम बैठक में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, फिलिस्तीनी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास समेत दुनिया के कई टॉप लेवल के नेता मौजूद थे। मोदी सरकार अगर अमन की कोशिशों में लीड नहीं ले रही है, तो विश्व गुरु वाले ढोल की पोल अपने आप ही खुल जाती है। इसीलिए विश्व गुरु को अमन कायम करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन काफी कंफ्यूज्ड है। हमास के हमले के वक्त बयान देते रहे कि हम नेतन्याहू के साथ हैं। अब बोल रहे हैं कि जिस तरह का हमला गजा में हुआ, उस तरह दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू अपने अमेरिकी आका की बात नहीं सुन रहे हैं। भारत की तरह अमेरिका में भी 2024 में आम चुनाव होने हैं, मगर भारत में फाइनल से पहले कई सेमीफाइनल्स हैं। पीएम मोदी इस वक्त 5 स्टेट्स में इन चुनाव के सेमीफाइनल के सियासी तमाशे को सेट करने में खुद इतना उलझ गए हैं कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। और यकीनन यही मजबूरी है कि पीएम मोदी इजराइल फिलिस्तीन जंग में अमन कायम करने के लिए लीड नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो बाइडेन की घरेलू सियासत में इस वक्त इजराइल अटका पड़ा हुआ है। अपने घर की मुश्किलों को एड्रेस करने में फेल जो बाइडेन एक वॉर टाइम नेता की तरह अचानक से काफी एक्टिव हो गए हैं।
बावजूद इसके कि ओपोनेंट रिपब्लिकन्स ने 80 साल के जो बाइडेन को एक कमजोर और ढीले ढाले नेता के तौर पर उनकी इमेज गढ़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब ठीक से देखा जाए तो हर आम चुनाव से कुछ महीने पहले किसी दूसरे इलाके में जंग के हालात बन जाते हैं और अमेरिका का सत्ता और अपोजिशन अपने अपने हिसाब से नैरेटिव गढ़ने का सियासी तमाशा शुरू कर देता है। 2 दशक पहले के डेवलपमेंट को अगर आप देखें तो 2003 से लेकर 2011 तक के इराक जंग पर जरूर गौर करें। उन 9 सालों में अमेरिकी नेता अपने देश के वोटर्स और टैक्स पेयर्स की आंखों में धूल झोंकते रहे। 2016 में अमेरिकी आम चुनाव वाले वक्त सीरिया डिस्टर्ब कर दिया गया। सीरिया 2020 तक सिविल वॉर में उलझा रहा। इसी बीच अफगानिस्तान भी एक बड़ा मोर्चा था। अमेरिकी नेता अपनी घरेलू सियासत को जंग के बहाने मजबूत करते रहे और वो भी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में। ठीक से देखा जाए तो जो बाइडेन मिडिल ईस्ट के पीस मिशन में एक लुंज पुंज बेकार नेता साबित हो रहे हैं। दुनिया इजराइल फिलिस्तीन जंग फौरन रोकना चाह रही है। उसके उलट जो बाइडेन गजा के खिलाफ इजरायली फौज को सपोर्ट देने के बयान दे रहे हैं। लेकिन जिस पैमाने पर गजा में नरसंहार हुआ है उसे देखते हुए जो बाइडेन भी चौतरफा दबाव में आ गए हैं। थर्सडे को उन्हें कहना पड़ा कि ऐसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। अफसोस जो बाइडेन का यह बयान बेअसर साबित हुआ। लेकिन जो बाइडेन के बयान का मतलब यही होता है कि इंसानियत के खिलाफ इजराइल ने क्राइम किया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बेंजामिन नेतन्याहू पुतिन के बाद इस दौर के दूसरे नेता शायद हो जाएं जिन्हें वॉर क्रिमिनल बना दिया जाए। इस वक्त कुछ अहम सवाल है। पहला, कि गजा में फंसे बंधकों को बाहर कैसे निकाला जाए। दूसरा, जो लोकल लोग हैं उन्हें आबोदाना और महफूज आशियाना कैसे मुहैया कराया जाए। तीसरा, जो कुछ फिलिस्तीन इजराइल के बीच हुआ है उसका डैमेज कंट्रोल कैसे हो। और चौथा, अब्राहम अकॉर्ड का क्या होगा। पहले 2 सवालों का जवाब तुर्की, इजिप्ट और मिडिल ईस्ट के मुल्कों की अमन कायम करने की कोशिशों से साफ हो जाता है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने बयान दिया है कि हमास से हमारी बातचीत हुई मगर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इन 2 सवालों को एड्रेस करने के बाद ही तीसरे और चौथे का रास्ता साफ होता है। लेकिन हमें इजराइल फिलिस्तीन झगड़े की टाइमलाइन को शॉर्ट में समझ लेना चाहिए। साल 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने ओटोमन अंपायर से फिलिस्तीन के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया और 2 नवंबर 1917 की बोल्फोर डिक्लेरेशन के तहत यहूदियों को बसने के लिए जगह देने का अहद लिया गया। नवंबर 1947 में यूएन प्रपोजल 181 के तहत फिलिस्तीन के इस रीजन को यहूदी और अरब स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया और जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल में रखा गया। इस तरह के बंटवारे से ईस्टर्न जेरूसलम समेत वेस्ट बैंक का हिस्सा जॉर्डन के पास और गजा पट्टी का इलाका इजिप्ट की हदों में चला गया। नतीजतन 7.5 लाख फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज ने वेस्ट बैंक, गजा पट्टी और दूसरे अरब देशों में जाकर पनाह ली। 14 मई 1948 को इजराइल इस्टेब्लिश हुआ जो अरबों को मंजूर नहीं था। 8 महीनों तक इजराइल और अरब देशों में जंग चली। मिडिल ईस्ट के इतिहास में 1967 की 6 दिन की जंग दर्ज है जिसमें इजराइल ने जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट को हराकर ईस्टर्न जेरूसलम, वेस्ट बैंक, गजा पट्टी और गोलन पहाड़ी पर कब्जा कर लिया था। उसी साल अरब देशों ने खर्तूम बैठक में 3 प्रपोजल्स पेश करे जिसके तहत इजराइल के साथ कोई अमन नहीं, इजराइल के साथ कोई बातचीत नहीं और इजराइल को किसी तरह का रिकॉग्निशन नहीं का रेजोल्यूशन लाया गया। हमास लीडरशिप की भी यही लाइन है। लेकिन 15 साल बाद खर्तूम प्रपोजल्स को नकारते हुए 1979 में कैंप डेविड समझौते के बेस पर इजिप्ट ने अमन समझौते पर दस्तखत करके इजराइल को रिकॉग्निशन दे दी। इसके बाद जॉर्डन ने साल 1994 में इजराइल के साथ सुलह कर ली। इसी बीच इजराइल और फिलिस्तीन ने 1993 और 1995 में ओस्लो समझौते पर दस्तखत करे। लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में जब इजराइल में विद्रोह की सीरीज शुरू हुई
तो समझौते टूट गए। खैर, अब अहम बात यह है कि भारत इजराइल फिलिस्तीन झगड़े को पटरी पर लाने में पीछे क्यों है। भारत ने 1950 में इजराइल को रिकॉग्निशन दिया था और 1992 में दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टैब्लिश हुए थे। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे, तब उनका ग्रैंड वेलकम भी हुआ था। मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती परवान चढ़ी थी। डिफेंस में साझेदारी बढ़ती गई। 2022 में अडानी ग्रुप और एक इजरायली भागीदार ने हाइफा पोर्ट के लिए $1.2 बिलियन का टेंडर हासिल किया। भारत इजराइल फ्री ट्रेड समझौते के लिए भी बातचीत चल रही है। बावजूद इसके फिलिस्तीन और इजराइल से भारत के रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड हैं। भारत फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में अपनी पुरानी लाइन पर वापस लौट आता है। भारत के साथ ईरान के भी दोस्ताना रिश्ते हैं, लेकिन इस वक्त ईरान जिस तरह से इजराइल को ललकार रहा है, उससे भारत का इत्तेफाक रखना भी आसान नहीं है। इजिप्ट से भी मोदी की नजदीकियां बढ़ी हैं। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काहिरा गए थे, मगर हमास से सुलह के लिए इजिप्ट या भारत के दोस्त अरब मुल्कों से मोदी सरकार ने क्या बातचीत करी है, वो इस देश के अपोजिशन पार्टी तक को नहीं मालूम है। कुल मिलाकर जो कुछ फिलिस्तीन इजराइल में हुआ, उसे खत्म करने की पहल में पीएम नरेंद्र मोदी पीछे रह गए हैं। इस बात को विश्व गुरु को कबूल कर लेना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप ले करके। और पेट्रॉन का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप या तो पेट्रॉन बन सकते हैं या फिर मेंबर बन सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।